नेताजी का क्या उद्देश्य था? अखंड भारत की आजादी, पार्टीशन नहीं, और पूर्ण आजादी। इन कांग्रेसियों ने क्या किया? डोमिनियन स्टेटस लिया और भारत को बंटवा दिया। तो नेताजी का सपना तो वहीं टूट गया कि वो जो आईएनए दोबारा बना रहे थे या गठित कर रहे थे, और बहुत ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद है, मतलब कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये नहीं मान रही है कि उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई है, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे कोई हो। जब तोजो जापान के पीएम नेताजी को भारतीय सरकार का हेड बना के इंट्रोड्यूस करते हैं, तो नेताजी क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ उनका प्रतिनिधि हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अपने आप के लिए उन्होंने वो स्थान नहीं रखा, जबकि नेहरू मर रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, और किस तरीके से 46 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, दुनिया के सामने है। डीएनए टेस्ट कराया गया गुमनामी बाबा का, उसका वो जो इलेक्ट्रोफेरोग्राम है वो दिखाने में सरकार को क्या दिक्कत है? पहले कह दिया गया मिसप्लेस हो गया, फिर कह दिया गया दिखा नहीं सकते, अब कहा गया कि साहब उसको दिखा दिया गया तो देश में हंगामा हो जाएगा। भैया ऐसी क्या चीज है उसमें जो देश में हंगामा हो जाएगा? নমস্কার, খোঁজ পরে আপনাদের স্বাগত। আবার নেতাজি প্রসঙ্গে এলাম। কেন এলাম জানেন? কিছুদিন আগে দিল্লিতে গেছিলাম, নেতাজি স্ট্যাচুর সামনে গিয়ে দেখলাম প্রচুর মানুষের ভিড়, আর যারা কলেজ স্টুডেন্ট তারা জানতে এসছে নেতাজি প্রসঙ্গে, ওখানে দেখছে। তাই দেখে সত্যি মনে হলো এই মানুষটি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, মানুষের মন থেকে কখনো সরবে না। যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে ততদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস থাকবে। হ্যাঁ, আপনারা জানেন মাউন্ট ব্যাটেন কি পরিকল্পনা করেছিল, গান্ধী কি বলেছিল। আমরা শুনে নেব তার কিছু কথা ইতিহাসবিদ কবির কুমারের কাছ থেকে। गांधी ने माउंट बेटन को, जो कि अंग्रेजों का भारत में आखिरी प्रतिनिधि था, उन अंग्रेजों का जिन्होंने 170 साल तक भारत को लूटा था, नरसंहार किए थे, कैद दी थी लोगों को, हर तरीके के अत्याचार किए थे, भारत को बांटा भी। उनके आखिरी प्रतिनिधि को इन्होंने अपना पहला गवर्नर जनरल क्यों बनाया? ये एक प्रश्न मेरे सामने था। क्यों बना? सही में तो अभी मैं लॉर्ड माउंट बेटन्स रिपोर्ट ऑफ लास्ट वॉइस रॉयल्टी, 22 मार्च टू 15 अगस्त 1947, और इसको लियोनल कार्टर ने पब्लिश किया 2003 के अंदर, जबकि पहले आ गई थी। और जब ये पहले लीक आउट हो गई थी तो एटली बड़ा नाराज हुआ था कि इसमें कई गुप्त बातें हैं जो क्यों सामने आ गई। अब उसके अंदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली कि माउंट बेटन ने भारत आते ही सबको चिट्ठियां लिखी बड़े बड़े नेताओं को मिलने के लिए। तो गांधी को जो चिट्ठी लिखी, गांधी उसका जवाब देते हैं कि साहब आपने जो इतना काइंड इन्विटेशन मुझे दिया है, इसे मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। और उसके बाद जाके माउंट बेटन से मिलते हैं। तो पहली मीटिंग में वो कहते हैं कि आप इंटरिम सरकार दोबारा बना दो और जिन्ना को इसका प्राइम मिनिस्टर बना दो, और चाहे कांग्रेस और माइनॉरिटीज के जिन्ना मिनिस्टर बनाए या ना बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे तो सारे मुस्लिम लीग के मिनिस्टर बना दो। मतलब क्या हंसी आ रही है। और गांधी किस कैपेसिटी में बात कर रहे हैं? ना वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं इस समय, चाराना मेंबर भी नहीं है। और खैर इस प्रस्ताव को बाद में पटेल और नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया। वो कैसे मान लेते नेहरू इसको, तो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना था। तो दूसरी मीटिंग में ये राज खुल के सामने आ गया। बात करते करते माउंट बेटन लिखता है कि गांधी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम एंड्रयूज अंग्रेज के बारे में जानते हो, जिसने भारत की बड़ी सेवा की थी? तो कहता है कि मैंने कहा कि हाँ जानता हूँ। तो गांधी मुझसे कहते हैं कि तुम एंड्रयूज की तरह क्यों नहीं हो जाते और भारत की सरकार के तुम मुखिया बन जाओ, और तुम्हारी तनख्वाह भारत से ही दी जाएगी, अंग्रेजों से नहीं दी जाएगी। तो उसने कहा कि मैंने हाँ कि साहब ये सम्मान है मेरे लिए, सब कुछ है, लेकिन मेरा कैरियर तो मैं देख रहा हूँ नेवी के अंदर, और मेरे दोस्त सब वहाँ पे मौजूद हैं इंग्लैंड में। और मैंने सोचा कि मेरे ये कहने के बाद गांधी रुक जाएंगे, लेकिन गांधी कहते हैं लेकिन भविष्य में जब ये योजना तुम्हारे सामने रखी जाए तो तुम यहाँ रुकने का निर्णय लोगे। इसका मतलब
ये प्लान पहले से हैच हो रही थी। और फिर मैंने देखा लेपियर कॉलिंस ने एक जगह कोट किया है कि उन्होंने ये जो कृष्णा मेनन था कि कृष्णा मेनन ने क्रिप्स मिशन के सामने ही कहा था कि माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना दो। और इस किताब में माउंटबेटन लिखता है कृष्णा मेनन मेरा दोस्त था पुराना और मैंने उसको प्लांट किया हुआ था। यही वो ईवी मेनन के बारे में लिखता है कि मेरा बहुत वफादार था, इसलिए मैंने उसको इस होम मिनिस्ट्री के अंदर वहाँ पे पोस्ट किया था सरदार पटेल के साथ में। तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन जो है, मतलब हर बार जब हम देखते हैं कि कोई ना कोई बात ऐसी है जो कि निकल कर के सामने आती है जिसे भारत की युवा पीढ़ी से और भारत के इतिहास में छुपाया ही नहीं गया, कोई स्थान भी नहीं दिया गया। হ্যাঁ, নেতাজি ভারতবর্ষে ফেরেনি, সত্যি কথাই ফেরেনি, আবার ফিরেছে কেউ জানে না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এর আগে আমরা দেখিয়েছিলাম গুমনামি বাবা। অনেকেই গুমনামি বাবাকে নেতাজি বলে বিশ্বাস করে, অনেকে মানেন, তার অনেক তথ্য প্রমাণ বিভিন্ন লোকে দিয়েছে। অনুজ ধর এই ব্যাপারে অনেক কিছু বলেছেন, চলুন শুনি সত্যি গুমনামি বাবার রহস্যটা কি অনুজ ধরের মুখে। क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है कोर्ट ऑफ लॉ में। सारे मर्डर के केस, खून वाले केस सेटल होते हैं आई विटनेस अकाउंट के बेस पे। अगर मैं कोर्ट में गया और मैंने किसी को बोला कि मैंने इस आदमी को गोली चलाते देखा था, उस आदमी को फांसी हो जाएगी और फांसी से बड़ी सजा कोई दुनिया में नहीं होती नहीं है। तो आई विटनेस अकाउंट, क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो पहली चीज़ कि जिस गुमनामी बाबा को जिन जिन लोगों ने देखा था, चाहे वो यूपी के रहने वाले लोग हों या बंगाल के, और उसमें से बंगाल में वो लोग जिनका संबंध नेताजी के साथ में था, उसका क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट निकल के आ रहा है कि नेताजी थे। ये पहला बंच एविडेंस का निकल के वहाँ से जो आता है। दूसरा ये कि जो उनके आपस में लेटर्स एक्सचेंज हुए, करस्पॉन्डेंस हुए, वो आई विटनेस अकाउंट को सपोर्ट कर रहा है। कि अगर आप गुमनामी बाबा के लेटर्स को देखेंगे जो उन्होंने प्राइवेटली लिखे थे इन लोगों को, वो नेताजी समझ के लिख रहे हैं उनको, और जो उनको ये लिख रहे हैं वो उनको नेताजी मान के कर रहे हैं। जब ये जस्टिस मुखर्जी फैज़ाबाद में गए थे, वहाँ पे ट्रेजरी में, वहाँ पे सामान उनका निकाला, वहाँ से जो सामान वहाँ पे सील पड़ा हुआ था 1985 के बाद में, क्योंकि नेताजी की फैमिली ने ही केस ठोक दिया था उसके ऊपर। तो वहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें उठाई मोटी मोटी। मैं खुद वहाँ मौजूद था। तो एक तो डिब्बी में 7-8 दांत निकले थे। तो ये इंप्रेशन था कि दांत उन्हीं के होंगे, तो वो डीएनए के लिए उनको ले जाया जाए। जस्टिस मुखर्जी कोशिश करते कि उनके स्मोकिंग पाइप वगैरह को उठा लें कि शायद स्मोकिंग पाइप में, वो सलाइवा में शायद कुछ डीएनए मिल जाए, लेकिन दांत तो बिल्कुल बायोलॉजिकल सैंपल तो वो उठा लिया। उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने उनके हैंडराइटिंग सैंपल इंग्लिश में, हिंदी में, बांग्ला में पढ़े थे वहाँ पे गुमनामी बाबा के। संस्कृत में भी थे। अब नेताजी तो हिंदी लिखते थे नहीं, गुमनामी बाबा की हिंदी बहुत ख़राब थी। मैं हिंदी का स्पीकर हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ कि गुमनामी बाबा हिंदी नहीं जानते थे, उनकी हिंदी में बहुत गलतियाँ आती थी। हिंदी में बांग्ला के वर्ड्स आ रहे हैं तो वो बंगाली थे, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो मुखर्जी साहब ने, जस्टिस मुखर्जी ने वहाँ पे इंग्लिश के और बांग्ला के हैंडराइटिंग सैंपल उठाए। अब वो टेस्ट करने के लिए आगे दिया गया। तो वहाँ पे उस टाइम पे मैं वहाँ पे मौजूद था और मैंने भी कुछ सामान उठाया। हाँ, अब किसी और सोर्सेज से, वो तो सारा कोर्ट का था तो वहाँ मैं नहीं हाथ लगा सकता, लेकिन मैंने प्राइवेट सोर्सेज से, मैंने एक अशोक टंडन जी थे, बहुत जाने माने पत्रकार जिन्होंने ये पूरा केस खोला था, टंडन जी ने मेरे को कुछ उनके हैंडराइटिंग सैंपल दिए बहुत सारे। तो मैंने फिर वहाँ जाके लोगों से पता लगाया, तो लोगों ने मुझे बताया कि बीलाल कपूर नाम के भारत के सबसे जाने माने एक्सपर्ट हैंडराइटिंग के। तो मैं कपूर साहब के पास में गया और कपूर साहब को मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के बिहाफ पे उनकी हैंडराइटिंग को चेक करने को बोला। तो कपूर साहब ने रिपोर्ट दी पॉजिटिव की हैंडराइटिंग मैच कर रही है सुभाष बोस की है। तो 3 एक्सपर्ट ने अलग अलग रिपोर्टें दी वहाँ पे। पहला एक्सपर्ट आपके थे डॉक्टर एस के मंडल, जो FSL कैलकाटा के थे, बाद में उसके डायरेक्टर रिटायर हुए वो। दूसरा आपका GEQD शिमला, और तीसरी रिपोर्ट देने वाले कपूर साहब थे। मंडल साहब की रिपोर्ट 2 पन्ने की घटिया रिपोर्ट, जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, बस सीधा लिख दिया कि हैंडराइटिंग मैच नहीं करती है। जो शिमला की रिपोर्ट है वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उसमें हल्के से उन्होंने बस 1-2 पन्ने लगा दिए कि देखो अल्फ़ाबेट LA और अल्फ़ाबेट A दोनों का मैच नहीं करता, ऐसा करके छोड़ दिया। कपूर साहब ने इंग्लिश की और बांग्ला की 2 अलग अलग रिपोर्टें बनाई डिटेल में, और साथ में उन्होंने 460 एग्जिबिट्स, 460 एग्जिबिट्स क्रिएट किए। हर एक लेटर की उन्होंने फ़ोटो ली, इतनी बड़ी बड़ी। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट गुमनामी बाबा, अल्फ़ाबेट गुमनामी बाबा नेताजी, मैच करने के लिए, ऐसे बांग्ला के अंदर। और उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया कि ये रिपोर्ट या ये हैंडराइटिंग सुभाष चंद्र बोस की है। तो ये केस वहाँ पर गया। अब प्रॉब्लम वहाँ पर ये होगी कि ये 2-1 की 2 रिपोर्टें सरकारी जो कहती हैं नेताजी नहीं थे, और यहाँ एक रिपोर्ट प्राइवेट बीलाल की, वो कहती है सुभाष बोस थे।
चाहे वो रिपोर्टों में कोई वो नहीं है, वो बिल्कुल घटिया रिपोर्टें हैं सरकारी, और ये बहुत हाई लेवल की रिपोर्ट है। लेकिन 2-1 का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको हम लोग बाद में जब हम लोगों ने आगे काम स्टार्ट किया तो उसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने, मैं जब यूएस में गया था 2016 में, तो लोगों ने मुझे ऑफ़र किया वहाँ पे, क्योंकि इंडियंस ने, कि आप क्यों नहीं यहाँ पे आप हमारे को डीएनए टेस्ट यहाँ क्यों नहीं करवाते। मैंने कहा देखो डीएनए मेरे पास सैंपल नहीं है, मैं टेस्ट नहीं करवा सकता, सैंपल मेरे पास में नहीं होगा कोई। हाँ, लेकिन हैंड राइटिंग के सैंपल्स पड़े हैं, तो हैंड राइटिंग में आपको मैं करवा सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक दीपक निजावन जी थे, अब उनकी डेथ हो गई है, दीपक साहब, और एक अभिषेक बोस कलकत्ता के ही हैं, पर वो अमेरिकन है वो। तो दीपक जी का आइडिया था, तो उनको दीपक जी ने कहा ठीक है मैं ढूंढता हूँ। फिर दीपक और अभिषेक ने मिल करके कुछ 8-10 हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की प्राइवेट की वहाँ पे लिस्ट बनाई, और हमसे डिस्कस करके, कर्ट बैगेट साहब हैं वहाँ पे टेक्सास में रहते हैं, कर्ट बैगेट साहब को हमने सेलेक्ट किया कि ये आदमी, इसको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, और इनको हम दे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने कर्ट साहब को कुछ नहीं बताया कि इसके बारे में। उनको सिर्फ हमने उनको 2 सैंपल अलग अलग नेताजी के सैंपल हैंड राइटिंग के नेताजी रिसर्च ब्यूरो से हमने वहाँ के वो लिए, और गुमनामी बाबा के हैंड राइटिंग सैंपल 1962-63 के, जो उन्होंने पवित्र मोहन राय को लिखी थी इंग्लिश में चिट्ठियाँ। हमने उनको बोला कि आप ये दोनों चेक कीजिए कि ये दोनों सेम है कि नहीं है। तो उन्होंने हमको अच्छी रिपोर्ट डिटेल में बना करके 40-50 पन्ने की रिपोर्ट बना के दी है, और बोला कि ये वही है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके सामने 2 रिपोर्टें हैं, एक हमारे मंडल साहब की रिपोर्ट है, 2 पन्ने की रिपोर्ट है, जिसमें कोई रीजनिंग नहीं है, बोलते हैं कि हैंड राइटिंग मैच नहीं करती। उसके खिलाफ में मैं निकाल रहा हूँ कर्ट बैगेट की रिपोर्ट, जो 40 पन्ने की रिपोर्ट है, अमेरिकन आदमी है, कोई उसका उसमें उल्लू सीधा करने की बात नहीं है, उसको पता भी नहीं सुभाष चंद्र बोस कौन थे, और वो डिटेल में आकर के उसने वो रिपोर्ट दी कि साहब ये वही आदमी। फिर बाद में चैनल में डिबेट हुआ यहाँ पे, तो चैनल में डिबेट हुआ, कर्ट साहब बुजुर्ग आदमी है, उनको सुबह जगाया गया अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे शाम थी, अर्ली मॉर्निंग थी, वो आकर के सारा बात खुल के आप देखिए, वो मिल जाएगा यूट्यूब में, वो साफ बोल रहे हैं। प्राइवेट एक्सपर्ट्स आप रिटायर हो चुके हैं, उनको भी न्योता दिया था, वो नहीं आया डर के मारे, वो किस मुंह से आएंगे बेचारे मेरे सामने। बाद में फिर बात हुआ कि यार अभी फिर आपके पास लोगों ने बोला कि देखो सरकार की 2 रिपोर्टें, तुम्हारी भी 2 हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम लोग भी फिर एक और करते। तो हम अशोक कश्यप नाम के भारत के बहुत जाने माने एक्सपर्ट थे हैंड राइटिंग के, अनफॉर्चुनेटली उनकी भी लास्ट ईयर डेथ हो गई। तो कश्यप साहब जी को वो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, हमने उनको सैंपल दिए। तो अशोक कश्यप जी को मालूम था कि नेताजी का केस है गुमनामी बाबा का, लेकिन उन्होंने भी बहुत तरीके से बहुत सुंदर पूरा चार्ट बना के डिटेल में समझाया कि ये आदमी सेम आदमी है, और मीडिया में बाइट दी। अनफॉर्चुनेटली आज वो जीवित नहीं था, मीडिया में बाइट देने के लिए ना कपूर साहब बचे। हाँ, लेकिन अपने टाइम में उन्होंने बाइट सब लोगों ने दी है, अवेलेबल है। तो ये आपके सामने है कि हैंड राइटिंग जो है वो तो एक्सपर्ट जितने प्राइवेट हैं वो अच्छी और इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्टें दे रहे हैं कि हैंड राइटिंग मैच कर रही है, लेकिन जो सरकारी एक्सपर्ट हैं वो थर्ड रेट घटिया किस्म की और बिल्कुल झूठी रिपोर्टें दे रहे हैं कि साहब हैंड राइटिंग मैच नहीं कर रही है। जस्टिस मुखर्जी को मैं जानता था क्योंकि मैं पत्रकार था, मैं फॉलो कर रहा था उन चीज़ों को करके। तो जस्टिस मुखर्जी ने हमको 2000 मतलब पिछले कुछ सालों में खासकर, पहले तो बोलते नहीं, ज़्यादा बात नहीं करते, टू द पॉइंट बात करते थे और वही बोलते थे जो रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन जैसे जैसे उनकी भी उम्र बढ़ती गई तो वो थोड़े से वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए, थोड़ा वो भी आदमी बुजुर्ग होता है थोड़ा सा नाराज़गी दिखाता है। तो उसमें ये था कि वो उन्होंने हमें कई बार इस बात को उन्होंने बोला, मुझे बोला, मेरे और कई मित्रों को बोला, और भी बहुत लोग हैं, नेताजी के परिवार के लोग को बताया कुछ को, कि उनको शक था कि ये रिपोर्टें गवर्नमेंट की हैंड राइटिंग की और डीएनए की नकली रिपोर्ट दी गई है। और उन्होंने ये बात बोला कि वही आदमी सुभाष, क्योंकि अब जब मैं सब कुछ मैच कर रहा है करके, तो वो हमने अपने हिसाब से, जब मैंने बताया कि हमने आपको बताया था मैं कि हमने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से खुद भी चेक करवाया। बीलाल कपूर की रिपोर्ट थी जो मुखर्जी कमीशन गई थी, कपूर साहब को लाने वाला मैं ही था। फिर कपूर साहब के अलावा हम लोगों ने, चंद्रचूड़, मैंने और बाकी हमारे दोस्तों ने, हमने कर्ट बैगेट की रिपोर्ट ली, हमने अशोक कश्यप की। तो हमारे पास में 3 रिपोर्टें, मैं आपको छाती ठोक के कह रहा हूँ कि हमारी एक्सपर्ट्स की 3 एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, प्राइवेट एक्सपर्ट्स की, बिलाल कपूर, अशोक कश्यप और कर्ट बैगेट, ये 3 रिपोर्टें पब्लिक के सामने डिस्प्ले कर दीजिए म्यूजियम में। उसी के साथ में सरकार की रिपोर्टें डिस्प्ले कर दीजिए और लोगों से वोटिंग करवा लीजिए कि कौन सी रिपोर्ट ठीक है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जनता हमारे को सपोर्ट करेगी। दूसरा ये था कि उसमें डीएनए के अंदर भी घपलेबाजी हुई है। आज हमने वो स्थापित कर दिया कि नकली रिपोर्ट डीएनए की दी गई और डीएनए की रिपोर्ट झूठी थी। तो जब हमने साबित कर दिया कि रिपोर्ट नकली झूठी है तो ऑटोमेटिकली साबित हो गई सुभाष बोस थे। हुआ ये था कि नेताजी का प्रकरण पब्लिक में कैसे आया गुमनामी बाबा का, ये आपको जानना जरूरी है। जब तक वो जीवित थे सारी कहानी सीक्रेट थी, किसी को नहीं मालूम चला। जो लोग चुपचाप से कलकत्ता से मिलने आते थे, बंगाल से, वो किसी को बोलते थे नहीं कुछ, सिवाय एक शॉर्ट छोटे सर्कल के अलावा। जब उनका डेथ हुआ तब वहाँ बवाल मच गया। तो जब वहाँ बवाल मचा तो नेताजी की भतीजी वहाँ पे ललिता बोस वहाँ पे आई
और नेताजी का भांजा भी मिस्टर रॉय, नेताजी से जो सबसे उनसे मतलब नेताजी के बारे में 12 के आसपास में कल से वो भाई बहन थे। जो नेताजी से इमीडिएटली बड़ी थी तारूबाला उनका नाम था बहन। तारूबाला से बड़े थे सुरेश से बड़े थे शरद बोस। तारूबाला की शादी गोरखपुर में हुई थी। तो वो मुझे उस टाइम तो वो जीवित नहीं थी, लेकिन तारूबाला का लड़का भी वहाँ पर आया था, ये तो मुझे पता, उनकी फोटोग्राफ वहाँ पर है। उसने कुछ बोला नहीं मीडिया को, तो उसकी हम बात नहीं करते, लेकिन ललिता बोस ने वो सामान दे करके, वो गुमामी में भी दिखाया आपको, वो ऐसा ही हुआ था। वो उनका सामान जो पुलिस ने पकड़ा था, वो रो पड़ी कि ये तो मेरे दादू का है मेरा छतरा, ये मेरे फादर की हैंड राइटिंग है, ये मेरे अंकल की हैंड राइटिंग है, ये सामान उनका है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया। फिर ललिता बोस जाकर के उस ज़माने के जो मुख्यमंत्री हैं वीर बहादुर सिंह, उनसे बातचीत करी। वीर बहादुर सिंह ने उनको ऑफ द रिकॉर्ड बोला कि ये केस मेरे बहुत बड़ा है, आप कोर्ट में चले जाओ। तो उन्होंने वहाँ जाकर के कोर्ट में जाने की तैयारी शुरू करी, और वहाँ पे एक बहुत जाने माने वकील थे वहाँ पे, रॉबिन मित्रा जी की डेथ कलकत्ता में हुई है, यहीं पे इधर ही सॉल्ट लेक सिटी में, मिका से कुछ 20 साल पहले। वो बहुत बड़े मतलब जाने माने, अगर आप किसी लीगल सर्कल में जाएंगे तो जैसे जस्टिस A.S. वर्मा जो हमारे चीफ जस्टिस हुए थे इंडिया के, उन्होंने उनके बारे में अच्छा लिखा है, वो उनको भी जानते थे, मतलब उनके जूनियर थे वटेवर। तो रॉबिन मित्रा को हायर करके इन्होंने हाई कोर्ट में केस लगा दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने बोला कि ये सामान जो है ये मेरे अंकल का हो सकता है, और अगर ये साबित हो जाता है, उनका सवाल है, तो ये नेशनल आर्काइव, नेशनल म्यूजियम में जाना चाहिए। तो ये साफ उन्होंने कोर्ट में ये बोला है। कोर्ट ने एकदम से आदेश दिया कि सारे सामान को सील कर दिया जाए। तो ये 86 में ऑर्डर आ गया। उसके बाद में सरकार ने ऐसा कुछ दाव खेला कि कोर्ट की कार्रवाई बंद हो गई। तो ये केस बाद में जाके खुला है आपका, जाके 2010 में जाकर के। तो जो शक्ति सिंह जी हैं जिनके घर में उनकी डेथ हुई है, शक्ति सिंह ने फिर कोई केस ठोक दिया उनके ऊपर। तो फिर कोर्ट ने केस को रिवाइव किया, तो ललिता बोस का केस और शक्ति सिंह केस को क्लब किया गया, और उस पर वर्डिक्ट आया 2013 पे। और तब उन्होंने बोला कि सामान को किसी पे डिस्प्ले किया जाए किसी म्यूजियम के अंदर, और इस केस के ऊपर एक प्रॉपर इंक्वायरी, एक्सपर्ट्स की कमेटी बना के इसकी इंक्वायरी करें कि आदमी था कौन। तो कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल फेवरेबल उसमें करके आया। तो ये सामान उनका बच गया। बोलने वाली मेन बात ये कि नेताजी के परिवार की वजह से ही सामान बचा है। ललिता बोस मेरी बुआ नहीं थी। आजकल नेताजी के परिवार के लोग जो बैठ के झूठी बातें बंगाले बोल रहे हैं कि गुमनामी बाबा की बातें अनुजधर करता है, भैया अनुजधर तो करता है, वो तो ठीक है, अनुजधर भी कर रहा है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो गई थी वो तुम्हारी बुआ थी, मेरी बुआ नहीं थी। क्योंकि हम CFSL पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने झूठी रिपोर्ट दी है, और अगर झूठी नहीं है तो हमें दिखाइए हमारे को इलेक्ट्रोफेरोग्राम, ना उसकी हम टेस्टिंग कराएं अमेरिका में जाकर के। तुम्हारा हम अभी पर्दाफाश करते हैं फॉरेन कंट्री में जाकर के कि तुम लोग झूठी रिपोर्टें देते हो, साइंस के नाम पर पॉलिटिकल साइंस करते हो यहाँ पे देश में। कि जो DNA टेस्ट कराया गया गुमनामी बाबा का, उसका वो जो इलेक्ट्रोफेरोग्राम है, वो दिखाने में सरकार को क्या दिक्कत है? पहले कह दिया गया मिसप्लेस हो गया, फिर कह दिया गया दिखा नहीं सकते, अब कहा गया कि साहब उसको दिखा दिया गया तो देश में हंगामा हो जाएगा। भैया ऐसी क्या चीज़ है उसमें जो देश में हंगामा हो जाएगा? एक और मुद्दा मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ पूरे केस में, जो उनकी धज्जियां उड़ा देगा पूरे फैमिली की, ये झूठ जो बोल रहे हैं। देखिए कमीशन क्या होता है, कमीशन एक कोर्ट की तरह काम करता है। तो जज होता है और अलग अलग पार्टीज होती हैं जो अपना केस प्रेजेंट करती हैं उनके सामने। तो पार्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूजुअली वकील होते हैं, कम से कम कोस्टा कमीशन के सामने वकील थे। जैसे मुखर्जी आयोग है, मुखर्जी आयोग में वकील भी थे और नॉन वकील भी थे, लेकिन पार्टीज हैं। तो ऐसे खोस्ता कमीशन ने काम किया था 1970-74 के बीच में, और उस कमीशन के सामने अलग अलग वकील खड़े हुए थे। उसमें से नेताजी के परिवार के वकील का नाम था ND मजूमदार। तो ND मजूमदार नेताजी के परिवार का वकील है। ये कमीशन खोस्ता कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है। खोस्ता कमीशन को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन नेताजी का परिवार सपोर्ट करता है। उसका नाम वो लिखते हैं, बड़े आदर से लेते हैं कि साहब खोस्ता की रिपोर्ट बड़ी अच्छी है। वो घटिया किस्म का आदमी था, वो कांग्रेस पार्टी का आदमी था, लेकिन उसको उन्होंने वो दिखाया, उनको नहीं दे रहा। चलिए, उसी रिपोर्ट में ये साफ मेंशन है कि नेताजी के परिवार का वकील खोस्ता कमीशन में जब उनका आर्गुमेंट सेशन हुआ है 1973 में, तो उसने ये आर्गू किया है कि नेताजी जीवित है। तो नेताजी के परिवार का वकील कमीशन के सामने ये आर्गू कर रहा है कि नेताजी जीवित हैं, और ये फैमिली के जो बाद में जब लोग पैदा हो गए, और ये खोस्ता कमीशन के सामने कर रहा है। हाँ, और ये और रिकॉर्ड पर है। हाँ, ऑन रिकॉर्ड है। और ये जो मीडिया में जाकर के बाद में ये उल्टी सीधी गवाहियां दे रहे हैं कि साहब वो नेताजी नहीं थे, वो तो RSS के एजेंट थे, वो BJP के एजेंट थे। भैया तुम पब्लिकली बोलो ना, अगर RSS का एजेंट बैठा है, IB का एजेंट बैठा है वहाँ पे गुमनामी बाबा, तो इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? अब मोदी का बोलो इंक्वायरी करे, इसमें क्या बड़ी बात है? सुब्रमण्यम स्वामी ये बोल रहा है कि IB का एजेंट था गुमनामी बाबा। भाई तुम्हारी गवर्नमेंट है BJP की, आप डोवल साहब को बोल के इंक्वायरी करवाओ, तुम्हारे पास रिकॉर्ड होंगे, निकालो। किसने रोका आप लोगों को?
इतने आराम से बात कह रहे हैं कि एजेंट है आईबी के, तो भैया रिपोर्टर निकालो, आईबी का ऑफिस ये तो ना सामने, निकालो सारी फाइलें। इस पूरे केस में जो आपने मुझसे पूछा, जी नेताजी वाला केस क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, सॉल्व इसमें नहीं हो रहा कि इसके अंदर बहुत सी इंस्पायर्ड पार्टीज हैं जिनकी उसमें अपने इंटरेस्ट है। जैसे सुगौतो बोस है, सुगौतो बोस का अपना इंटरेस्ट है कि वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है, तो वो अपने सपोर्ट की वजह से वो उल्टी सीधी बातें बीच में पब्लिक में फ्लोट कर देते हैं। पब्लिक कंफ्यूज होगी कि साहब पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा कि चंद्र कुमार बोस कौन है, सुगौतो बोस कौन है, ये फिनी कौन है, ये कौन है, क्योंकि इसमें 50,000 इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इनकी वजह से अलग अलग जो इंस्पायर्ड पार्टीज आ गई हैं इस केस में, वो अपने स्वार्थ के लिए गलत बातों को फ्लोट करती हैं, उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो गया। যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে ততদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস থাকবে। আগে দেশ তারপর সব, এটা কিন্তু মানতেই হবে। আর দেশের প্রতি যদি ভালোবাসা থাকে না, তবে আমরা দেশকে কখনো নোংরা হতে দেব না, বিভেদ হতে দেব না, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে। নমস্কার।